देख भाई, हमें आज बात करना है टाइप्स ऑफ ईआर का, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया है, उसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे। क्या क्या कंपोनेंट्स थे? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और तीसरा टिब्यूल्स। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। और हमने ये देखा था कि इसके टाइप्स की बात करते हैं तो एक सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर ईआर के दो टाइप्स हैं। एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर हम इसको बोलेंगे। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर बोलेंगे, स्मूथ ईआर बोलेंगे। ठीक है, ये दो टाइप्स उनके होते हैं। राइबोसोम यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज द एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, ये ध्यान रखना है। कौन सा? एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम के दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, आगे पढ़ना है ये सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम दो टाइप के, एक 70S टाइप का, दूसरा 80S टाइप का। तो यहाँ जो हम ईआर के सरफेस पे बात कर रहे हैं दैट इज द 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। वो कौन सा राइबोसोम होता है? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट है ईआर के सरफेस पर, ईआर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स है बेसिकली सिस्टर्नी, तब इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर ये एब्सेंट है, राइबोसोम नहीं है इसके सरफेस पर, तो हम इसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना और बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। ये जो ईआर का सरफेस है और राइबोसोम का जो अटैचमेंट है दैट इज विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड की मदद से राइबोसोम ईआर से कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है। और ये राइबोफोरिन क्या है? राइबोफोरिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मींस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक डेरिवेटिव है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ध्यान रखना है। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, जो जब हम एसईआर की बात करेंगे तो यहाँ राइबोसोम होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती है। रफ ईआर में मेन कंपोनेंट सिस्टर्नी है, मेनली इनका ज्यादा अबंडेंस होता है सिस्टर्नी। और जब हम एसईआर की बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा होता है टिब्यूल्स, है ना। ऐसे होंगे तीनों कंपोनेंट, लेकिन अबंडेंस आरईआर में सिस्टर्नी की, एसईआर में टिब्यूल्स की, है ना। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि देखो इनके सरफेस पे एक सेल ऑर्गेनेल मैंने बताया राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और जब राइबोसोम इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो आरईआर का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये मेनली या एक्टिवली इंगेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इनका मेन फंक्शन होता है ग्लाइकोजन एंड लिपिड सिंथेसिस के लिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म के से कंसर्न होता है एसईआर। एक आपने वर्ड पढ़ा था हॉर्मोन्स, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, है ना। स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो हमारे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय एसईआर। वो किससे सिंथेसाइज करे जाते हैं? एसईआर से ही सिंथेसाइज करे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस का है, तो जो हमारी बॉडी में सिक्रीटरी सेल्स हैं, जो बॉडी में सिक्रीटरी सेल्स हैं, जिनका जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन का काम करती हैं, उनमें ये ज्यादा होगा। जैसे लीवर की सेल्स में, पैंक्रियाज की सेल्स में, गोबलेट सेल्स में, गोबलेट ग्लैंड है ना। और इनका काम है, एसईआर का काम है लिपिड की सिंथेसिस करना, स्टेरॉइड की सिंथेसिस करना। तो जो हमारी बॉडी में जहाँ पे लिपिड स्टोर होता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू, स्किन के नीचे। तो एडिपोज टिश्यू में एसईआर का नंबर ज्यादा होता है।
एक सेल आपको मैंने बताया था इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, मेल के टेस्टिस में ये एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। यही लेडिक सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ये लेडिक सेल्स में इनका नंबर ज्यादा होता है, मसल्स में इनका नंबर ज्यादा होता है। ग्लाइकोजन जो स्टोर करने वाली लीवर की सेल्स है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर सेल्स में, लीवर में, उनमें एसईआर का नंबर ज्यादा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स में नंबर ज्यादा होता है एसईआर का। अगर याद हो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है उनको हम क्या बोलते थे? कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, इनका नेचर कैसा है? स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइडल नेचर का हार्मोन है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइड का सिंथेसिस कौन करता है? एसईआर करता है, एसईआर का फंक्शन है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है, तो ऑब्वियसली वहां उनके सेल्स में क्या ज्यादा होगा? एसईआर का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो एसईआर कहाँ कहाँ किन सेल्स में प्रेजेंट होगा वो याद हो गया है ना। इधर आरईआर कहाँ पे ज्यादा होगा? जो हमारी बॉडी की ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जहाँ जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, उन सेल्स में, उनके सेल्स में आरईआर का नंबर ज्यादा होगा। अब देखो, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, ईआर के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें आपको समझने हैं। बेसिकली ये दो मॉडिफिकेशन है जिसमें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के बारे में हम आपने पढ़ लिया है या आगे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहला नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्म वर्ड आपने सुना होगा। मसल सेल्स को हम सार्कोप्लाज्म या मसल सेल को हम सार्कोलेमा या सार्कोसेल्स बोलते हैं। तो मसल की जो ईआर है, जो मसल सेल्स में ईआर प्रेजेंट होती हैं, उनको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर दे एक्चुअली स्टोर्स कैल्शियम आयन। वो क्या स्टोर करती हैं? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे मायोफेब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वो इसी कैल्शियम आयन की मदद से करते हैं। तो जो मसल सेल्स की ईआर है उनका नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक वर्ड और है माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या है? जब हम किसी सेल को, किसी सेल को हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये हमने इसका मान लिया न्यूक्लियस, और इनका जो ईआर है कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, है ना, जब हम डायग्राम देखते हैं। तो जब इसको हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, और ईआर के, वो भी बेसिकली आरईआर के, है ना, जो ये आपका आरईआर है जिसपे राइबोसोम अटैच होता है, आरईआर के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है आरईआर। सेल डिसइंटीग्रेट कर गया, आरईआर हमारा क्या कर जाता है? फ्रेगमेंटेड हो जाता है जब उसको हम सेल को हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये फ्रेगमेंटेड हो जाता है। तो इसी फ्रेगमेंटेड आरईआर को बोला जाता है माइक्रोसोम। क्या बोलते हैं? माइक्रोसोम। पीसेस ऑफ ईआर एसोसिएटेड विद राइबोसोम बोले तो आरईआर। पीसेस ऑफ आरईआर या फ्रेगमेंट्स ऑफ आरईआर, जिसे हम कहाँ कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाता है सेल का, देन हमें ये मिल जाता है आरईआर का पीसेस। एंड इसका यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन माइक्रोसोम्स का या पीसेस ऑफ आरईआर का यूज करता है साइंटिस्ट इन विट्रो सिस्टम में, इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, लैब, आर्टिफिशियल कंडीशन में जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है, या लैब में टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए इन्हीं माइक्रोसोम्स का यूज करते हैं साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पीसेस ऑफ आरईआर है। मान लिया कि ये एक छोटा सा पीस है आरईआर का, इस पे
राइबोसोम लगा हुआ है, राइबोसोम ये प्रेजेंट है, तो ये आराम से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन माइक्रोसोम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो मॉडिफिकेशन है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स के ईआर को बोलते हैं, बस इनका स्पेशलाइजेशन क्या है, दे कैन स्टोर द कैल्शियम आयन, इसलिए इनका नाम अलग रख दिया गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपका माइक्रोसोम है दैट इज द पीसेस ऑफ RER। जब हम हाई स्पीड पे सेल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। इसका यूज कहाँ करा जाता है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, साइंटिस्ट आर्टिफिशियली प्रोटीन सिंथेसिस किस स्ट्रक्चर की मदद से करता है, दैट इज अ माइक्रोसोम। अब हम ER के फंक्शंस की बात करेंगे। नेक्स्ट जो ये हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सारा सवाल बनता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको याद रहेगा। फंक्शंस में जैसे सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक इलेबोरेटेड नेटवर्क की तरह पूरा सेल के अंदर ये फैला होता है ER। तो सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बोले तो एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। एंडोस्केलेटन या इसी को आप साइटो स्केलेटन भी बोल सकते हो। सेल का स्केलेटन की तरह काम करता है। सेल के अंदर जब हम ER का स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो ऐसा कुछ सॉरी ऐसा हम इलेबोरेटेड एक नेटवर्क देखते हैं ER का। तो पूरे सेल में ये इलेबोरेटेड नेटवर्क प्रेजेंट होगा, तो सेल को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और सेल हमारी जो अपना सेल का शेप है, एक जो फिक्स शेप जो सेल को मिलता है वो ये सेल शेप प्रोवाइड कर देता है। तो ये स्केलेटन की तरह काम करता है। दूसरा, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का काम करता है, मतलब सेल के अंदर जो मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब साइटोप्लाज्म में, मतलब मान लो कि यहाँ पे राइबोसोम ने कोई प्रोटीन बनाया, तो ये जो इसका ल्यूमिनल स्पेस है इसके अंदर अंदर ये मटेरियल यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनका जो ल्यूमिनल स्पेस है, यहाँ से कोई प्रोटीन सिंथेसिस हुआ या न्यूक्लियस का कोई मटेरियल इसके बाहर आया, तो इसके ल्यूमिनल स्पेस से क्या करा जाएगा, उसको सेल के दूसरे रीजन तक पहुंचाया जाता है। सेल के अलग अलग हिस्सों में ये ट्रांसपोर्ट कराता है मटेरियल का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या हमने बोला है, विदिन, विदिन सेल। जब सेल के अंदर मटेरियल का ये एक्सचेंज कराए, ट्रांसपोर्ट कराए, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का विद इन द सेल, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करके ध्यान रखना है, एट सम प्लेसेस ER हमारा जो है वो कनेक्टेड होता है एंडो, उधर बाहर वाली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। कल के अगर डायग्राम आपको याद हो तो मैंने एक पिक्चर बनाया था कि जब ER को हम इस तरह से सेल में देखते हैं, ER हमारा कई जगह पे ऐसा डायरेक्ट इधर सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इधर सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो मटेरियल जो सेल का है वो इस ल्यूमिनल स्पेस से डायरेक्टली सेल के बाहर भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस ल्यूमिनल स्पेस से जिस पॉइंट पे ये कनेक्टेड होगा वो ल्यूमिनल स्पेस से डायरेक्ट पैसेज प्रोवाइड करता है। सेल का कोई भी मटेरियल इस ल्यूमिनल स्पेस से सेल के आउटसाइड भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये वो कर सकते हैं, वहां से हो सकता है जहां पे ER आपका सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। क्या होगा, कनेक्टेड होगा, है ना। कुछ प्लेसेस पर ER हमारा सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, सो इट कैन सिक्रीट मटेरियल आउटसाइड द सेल। इसलिए ये क्या कर सकता है, मटेरियल को सेल के बाहर डायरेक्टली सिक्रीट करा सकता है। तो ये एक फंक्शन इसका ये भी है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। RER पे आपने देखा था क्या था, एक सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम प्रेजेंट है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा।
प्रोवाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसिस, SER का फंक्शन था, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म, तो लिपिड का सिंथेसिस कराता है। प्रोवाइड स्पेस फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर ये इलेबोरेटेड नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे ये आप देखो तो ये ER मान लेते हैं, तो ये सरफेस मिल जाता है। बहुत सारी रिएक्शंस हमारी साइटोप्लाज्म की इसी के सरफेस पे चल रही होती हैं, इसी के सरफेस पे चल रही होती हैं, तो ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड करता है, तो फिर उसके बाहर उसके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यही हमारा ER करता है। कौन करता है? ER अलोंग विद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये GC के साथ ये काम करते हैं। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, कुछ माइक्रो बॉडीज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल लास्ट में हम पढ़ेंगे, उनका भी फॉर्मेशन ER करता है। ठीक है, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ER, डिटॉक्सिफिकेशन। सेल के अंदर जो कुछ भी टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं, सेल के अंदर जो कुछ भी टॉक्सिक केमिकल पहुंचता है या कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जैसे ड्रग्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इन सब को ये डिटॉक्सिफाई कराता है, मतलब टॉक्सिक केमिकल को नॉन टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कराता है ER। समझ आ रही बात? मतलब हमारी सेल की एक तरह से सेल के अंदर वो मशीनरी है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है इन पोल्यूटेंट से, इन ड्रग्स से। जो हम मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ जो खाते हैं, है ना, उन दवाइयों में ड्रग्स का मतलब ये वो ड्रग्स नहीं, ये ड्रग्स का मतलब जो हम मेडिकल की एलोपैथिक टैबलेट्स लेते हैं, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज लैब बेस्ड केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी को रिलीफ देता है, बट सेल्स कैन डैमेज, सेल्स को वो हमारे लिए हार्म करता है, एंड दैट ड्रग्स आर डिटॉक्सिफाई विद ER। और उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 इज एन एंजाइम। ये ER का एक एंजाइम का नाम है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपके NCERT का ये एग्जाम्पल है, साइटोक्रोम P450, that is the enzyme of ER that detoxify these drugs या pollutants and steroids। समझ आ गई बात? ठीक है, जैसे आपने स्टेरॉइड्स का एग्जांपल तो अभी आप इसको बहुत जल्दी अभी देखा है, सुना है, जब कोविड के केस में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते थे लोगों को, बहुत सारा हाई डोज स्टेरॉइड्स का दिया जाता था, एंड दैट स्टेरॉइड्स आर डिटॉक्सिफाई with the ER of that patient cells। जो पेशेंट की बॉडी का सेल्स है, वो उन स्टेरॉइड्स को डिटॉक्सिफाई करता था। रिलीफ के बाद वो केमिकल्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुए, अगर वो सेल में जा रहा है तो सेल उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, नहीं तो वो सेल डैमेज होता है। ठीक है, ER का एक और फंक्शन है, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सिक्रीटरी मटीरियल टू GC। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल ही पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा सेल ऑर्गेनेल आपका था गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल्स, है ना। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मटेरियल बनाता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को चाहिए। प्रिकर्सर का मतलब होता है ओरिजिन, जो रॉ मटेरियल चाहिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय ER। कौन सिंथेसाइज करता है? ER सिंथेसाइज करता है, एंड उन मटेरियल्स को हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? उसको केमिकली मॉडिफाई करता है, बस। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर एक देखा था, ER का एक रोल है GC का फॉर्मेशन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो वो रॉ मटेरियल, वो प्रिकर्सर जो है, यही इधर ER से आता है GC के पास। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, ये कुल पूरी कहानी हो गई हमारे ER की खत्म। ER यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। ER का स्ट्रक्चर, फिर उसके टाइप्स, फिर उसका आपका मॉडिफिकेशन, फिर उसका फंक्शन।
तीन बातें, आप चार बातें आपको ये याद रखनी है, और एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जीसी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो टर्म है, ये टर्म दिया था कैमिलो गोल्गी ने, इन्हीं के नाम पे इसका सेल ऑर्गेनेल का नाम पड़ा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसको ऑब्जर्व करा। एक्चुअली दैट इज द डेंसली स्टेन, डेंसली स्टेन का मतलब बहुत डार्क स्टेन लिया हुआ स्ट्रक्चर था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के पास। किसके पास? न्यूक्लियस के पास डेंसली स्टेन, बड़ा डार्क कलर लिया हुआ ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क की तरह न्यूक्लियस के आसपास ये देखने को मिलता है। सेल में जो हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर एनिमल सेल हम कंसीडर करें तो एनिमल सेल हमारा लगभग सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस के आसपास आपको ऐसा डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, जैसे मैं यहाँ पे रेड स्टेन बना दूं, ऐसा इसके आसपास ये रेड स्टेन आपको डार्क कलर का देखने को मिला। उनको रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, ये रेटिकुलर नहीं है, रेटिकुलर मतलब रैंडम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इन्होंने देखा और उसका नाम इन्होंने रख दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इसके टर्म्स क्या है और हम किन नामों से इसको जानते हैं? दैट इज अ लिपोकॉन्ड्रिया। जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो, या हम बोले कि लिपिड स्टोर करता हो, या लिपिड का केमिकल मॉडिफिकेशन ज्यादा करता है, तब उसको हम बोलते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। एंड प्लांट के केस में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है डिक्टियोसोम। प्लांट गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ध्यान अभी नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में आपको डिफरेंशिएट करूंगा, बताऊंगा डिक्टियोसोम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है ना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ये दो नाम जरूर याद रखना है। साइटोप्लाज्म, अब देखना नेक्स्ट जो हम बात समझने जा रहे हैं, जो हमारा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, सेल में जहां पे प्रेजेंट होता है, सेल में जिस रीजन में प्रेजेंट होता है, उस रीजन के साइटोप्लाज्म में, जैसे हमने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है और इधर हमने मान लिया कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसके आसपास वाला जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, रीजन है, यहां पे कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता। दिस इज द सेल ऑर्गेनेल फ्री जोन। ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल फ्री जोन है। इस जोन में एक ऐसा एक इमेजिनरी एरिया, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रीजन जो जीसी के आसपास जिसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, उसको बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं उसको? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। साइटोप्लाज्म अराउंड जीसी हैज नो सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब ये जीसी के आसपास वाला रीजन क्या है? जोन ऑफ एक्सक्लूजन है। ये आप लिखोगे इसको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन है। क्लियर है इतनी बात? जोन ऑफ एक्सक्लूजन जीसी के आसपास वाला एरिया। जोन ऑफ एक्सक्लूजन की जो स्पेसिफिक बात है वो याद है, ये रखना है कि देयर इज नो सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इधर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जीसी की जब बात करें, इसके भी तीन कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, सेम एज इट इज ईआर। ईआर में भी यही सारे स्ट्रक्चर्स थे, बट यहाँ जीसी में भी वही सेम स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ देखो इनके सारे स्ट्रक्चर्स, ये आपका जीसी है। ये आपको जो दिख रहा है ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका है सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी वाला स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किनारे पे यहाँ पे देखो बहुत सारा दिख रहा है ना। इस वाले रीजन में देखोगे तो बहुत दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? टिब्यूल्स। इसी टिब्यूल से देखो ये छोटे छोटे वेसिकल्स लगे हुए हैं, ये वेसिकल्स हैं। ये क्या है? वेसिकल, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ वेसिकल्स। तो तीन कंपोनेंट क्लियर हो गया, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल्स। यहां भी वही, ये सिस्टर्नी है, इसमें टिब्यूल नहीं, ये टिब्यूल नहीं दिख रहा है, ये वेसिकल्स है।
ठीक है, तो इतनी बात आपको 3 कंपोनेंट याद रखने हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक अलग बात याद रखना है। सिस्टर्नी की हम बात करते हैं तो सिस्टर्नी इनका थोड़ा स्पेशल है। ईआर का सिस्टर्नी स्पेशल नहीं था। ईआर का सिस्टर्नी वही फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस है, कोई अलग सरफेसेस नहीं थे। इधर आपको सरफेस देखने को मिलता है। फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 2 सरफेस होते हैं। एक कॉन्वेक्स सरफेस, ये इधर देखोगे थोड़ा सा उभरा हुआ सा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, जिसे हम बोलते हैं, जो किधर होगा, टूवर्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। एंड इस सरफेस को सिस फेस बोला जाता है। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, या फिर फॉर्मिंग फेस। यही आपका सवाल है, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कॉन्वेक्स सरफेस किसकी तरफ होगा? न्यूक्लियस की तरफ, एंड दैट इज नोन एज सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। दूसरा, जब कोई स्ट्रक्चर ऐसे हम बनाते हैं, इसके सिस्टर्नी को ऐसे बनाते हैं, जब ये सरफेस कॉन्वेक्स हो गया तो ये वाला कॉन्केव होगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्केव सरफेस है दैट इज टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से दूर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, या हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ कहें, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखना। सेल के अंदर एक पिक्चर यहां पे हम बनाते हैं। अगर हम इसको सेल के अंदर देखें, ये हमने मान लिया कि न्यूक्लियस है, तो ये कुछ इस तरह से, सिस्टर्नी इस तरह से। तो कॉन्वेक्स सरफेस किधर हो गया? न्यूक्लियस की तरफ। कॉन्केव सरफेस किधर हो गया? ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ। क्लियर है इतनी बात? इस कॉन्केव सरफेस को जो टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांस फेस। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। इसको क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेस। अब ध्यान से देखना, ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस बोलेंगे या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, अब नोट करके जो पॉइंट लिखा है ध्यान से देखना। सिस फेस एंड ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट। इन दोनों का जो सरफेस है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, सिस एंड ट्रांस, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि सिस्टर्नी तो एक ही है ना। सरफेसेस अलग हैं, फंक्शनली दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन कनेक्टेड है दोनों स्ट्रक्चर, दोनों सरफेसेस। ठीक है, अब ये करते क्या हैं वो देखना। सिस फेस एंड ट्रांस फेस की हम बात करते हैं। ये देखना, एक पिक्चर बना लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा एक पेज ब्लैंक सा चाहिए होगा। हाँ, इधर देखो। जब सेल में इसका स्ट्रक्चर देखो कि मैं न्यूक्लियस को थोड़ा सेंटर में नहीं बनाऊंगा स्पेस के चक्कर में, बाकी होता है न्यूक्लियस सेंटर में ही है, मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, इधर मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस हमने ये मान लिया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आपका क्या होगा? ER होगा। ये हमने एक छोटा सा ER बना लिया। अब जो GC होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से पहले यही उड़ गया। ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपका कौन सा फेस हो गया? सिस फेस हो गया, सिस फेस। और ये कौन सा फेस है? ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस। अब जो ये GC का वेसिकल है, GC के जो GC से जो वेसिकल्स रिलीज किए जाते हैं, GC के जो वेसिकल्स आपके इधर रिलीज किए जाते हैं, GC वेसिकल बनाता है ना, जो इधर इसके GC नहीं, ER का जो मटेरियल होगा इसके वेसिकल में पैक करके रिलीज किया जाता है। वो वेसिकल पिंच्ड ऑफ होते रहते हैं। ये वेसिकल जाके इसी सिस फेस से फ्यूज हो जाते हैं। कहां से फ्यूज होते हैं? सिस फेस से, GC के सिस फेस से फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको फॉर्मिंग फेस कहा जाता है।
ठीक है। अब ये जो मटेरियल इसके अंदर है वो जीसी के पास जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। जीसी उसको केमिकली मॉडिफाई करता है, इसका काम है बस केमिकल मॉडिफिकेशन। मतलब इस तरह से समझ लो कि ईआर से ये पार्ट्स ले लेता है, जीसी उसको असेंबल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसके ट्रांसफेस से वेसिकल्स बन के वो बाहर चला जाता है। ट्रांसफेस से वेसिकल के फॉर्म में वो बाहर चला जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए ट्रांसफेस पे जो बनता है वेसिकल उसको मैच्योर वेसिकल बोलते हैं, और इस पे जो सिस फेस पे वेसिकल होता है दैट इज द फॉर्मिंग वेसिकल या ट्रांजिशन वेसिकल बोलते हैं। ये ईआर और जीसी के बीच का वेसिकल है, जो यहां से मटेरियल ईआर से गया वो इसी वेसिकल में पैक होके जीसी के सिस फेस से फ्यूज हुआ, दैट इज फॉर्मिंग फेस जो वेसिकल्स के साथ फ्यूज होता है। वो मटेरियल यहाँ केमिकली मॉडिफाई होगा जीसी में, एंड फॉर्म इधर ट्रांस फेस से वो पैक करके पिंच ऑफ हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। अब इस केमिकल का, ये मॉडिफाइड जो केमिकल है, सेल के किसी रीजन में यूज कराना है तो वहां ये जीसी पैक करके भेज देगा, या सेल से बाहर भेजना है तो वहां ये पैक करके भेज देगा। किसी और पार्ट कहीं भी, या सेल मेम्ब्रेन को चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन को मटेरियल पैक करके भेज देगा। ये जीसी का काम होता है। जीसी जो सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन बना दिया, मान लिया कि हमारा ये आरईआर है, ये प्रोटीन बना दिया, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो पैक करके जीसी के पास गया, उसको वो केमिकली मॉडिफाई करेगा, ट्रांसफेस से वो पैक करके वेसिकल के फॉर्म में बाहर रिलीज करा, एंड दैट प्रोटीन जहां भी जरूरत पड़ा सेल को उधर वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसलिए इसको बोला जाता है जीसी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, उनका बम्बार्डमेंट नहीं होने देता, उनको पैक करके एक टारगेट प्लेस पर जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचा देता है। ये जीसी का काम है। चले आगे। अब इस पिक्चर को देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये पिक्चर रियल में, एक्चुअल में जब देखते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वैसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये जो सरफेस है ये सिस फेस है। ये जो वेसिकल्स आ रही हैं दे आर द वेसिकल्स ऑफ ईआर। ये कहां से आ रही हैं? ईआर से जो वेसिकल्स बन के आ रही हैं वो हैं। ईआर ने वेसिकल बनाया और जो भी मटेरियल पैक करके इधर भेजा है वो इधर आ रही है और इस सरफेस से फ्यूज कर रही है। देखो यहाँ फ्यूजन दिखाया है, यहाँ फ्यूजन दिखाया है, ये फ्यूजन दिखाया है, ठीक है। ये फ्यूज कर रही है। फ्यूज करने वाली वेसिकल्स को बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन वेसिकल। ये ईआर से आती हैं। कहां से आती हैं? ईआर से आती हैं। अब ये जीसी के अंदर गए, जीसी इसका करेगा केमिकल मॉडिफिकेशन। क्या करेगा? केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन करके ये कौन सा फेस हुआ? सिस फेस हुआ, कॉन्वेक्स सरफेस, न्यूक्लियस की तरफ होगा, ठीक है। अब जो ट्रांस फेस है, इन्हीं वेसिकल्स को जो भी केमिकली मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई करके इन वेसिकल्स को बाहर पिंच्ड ऑफ कर देगा। इन वेसिकल्स को बोला जाता है डिस्चार्ज्ड वेसिकल या मैच्योर वेसिकल्स। क्या बोलोगे? डिस्चार्ज वेसिकल या मैच्योर वेसिकल। अब इन वेसिकल्स को जहां भी ट्रांसपोर्ट कराना है सेल के अंदर या आउट ऑफ द सेल जाना है, वो ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, वो वेसिकल अपना ले जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ये आपको सिस फेस और ट्रांस फेस की बात समझ आ गई है ना। और उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स ब्रांच्ड है, इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा सिस्टर्नी में हमने देखा था, है ना। एंड एसोसिएटेड होती हैं सिस्टर्नी के साथ। ये टिब्यूल सिस्टर्नी के साथ अटैच्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ देखो तो ये टिब्यूल्स किसके साथ अटैच्ड हैं? सिस्टर्नी के साथ अटैच्ड हैं। याद रहेगा, इसी के बेसिस पर, इसी वजह से ही इनको कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो जीसी के कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, वेसिकल, टिब्यूल एंड वेसिकल, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड इसीलिए दिया जाता है।
जब हम प्लांट के गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वहां गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज ही नहीं करते, गोल्जी बॉडीज यूज करते हैं या डिक्टियोसोम यूज करते हैं। क्यों, क्या दोनों में डिफरेंस है? वहां के गोल्गी बॉडी का कंपोनेंट यही है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए वहां प्लांट के गोल्गी कॉम्प्लेक्स को या गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, डिक्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात अब याद रहेगी। ठीक है, अब देखना आगे। ट्यूब्यूल की बात हो गई, वेसिकल की कोई ज्यादा खास बात है नहीं, ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो भी मटेरियल पैक करा वही प्रेजेंट होगा। अब ये जो वेसिकल्स हैं दो टाइप के होते हैं, जो अभी मैंने आगे बात करी है ना। ट्रांजिशन वेसिकल जो आपकी कहां से आएगी, ईआर से, किधर जाएगी, सिस फेस को जाएगी, कम्स फ्रॉम ईआर टू सिस फेस ऑफ जीसी। उसके बाद दूसरी जो वेसिकल होती है मैच्योर वेसिकल या डिस्चार्ज वेसिकल, ये कहां जाती है, गो एज लाइसोसोम या सिक्रीटरी मटेरियल। यही हमारा लाइसोसोम है, अभी आगे मैं बोलूंगा। जो ये मैच्योर वेसिकल्स हैं, जीसी ने जो मैच्योर अपने ट्रांसफेज से मैच्योर वेसिकल्स को रिलीज किया, इन्हीं वेसिकल्स को इन्हीं में से कुछ वेसिकल्स हमारी लाइसोसोम कही जाती हैं। एक सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, अभी हम आगे जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ई आर प्लस जीसी इज इक्वल टू लाइसोसोम। लाइसोसोम किससे बनता है, ई आर और जीसी। ई आर ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, इस प्रोटीन को ये केमिकली मॉडिफाई करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देता है, एंजाइमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वही एक वेसिकल में पैक हो जाए, दैट इज अ लाइसोसोम, नथिंग एल्स, कुछ अलग नहीं है। लाइसोसोम आपने पढ़ रखा है एक तरह से, मैं अभी जस्ट यही है। हाँ, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, दे हैज मोर देन 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो कहां से आएगा ये मैच्योर वेसिकल, कहां जाएगा, लाइसोसोम की तरह या सिक्रीटरी मटेरियल की तरह, सेल के अंदर या सेल के बाहर, दोनों जगह जा सकता है। अब देखो कैसे जीसी का फॉर्मेशन, फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस क्या है। फॉर्मेशन तो ईआर से ही हुआ, ईआर ने मटेरियल दिया, बस इनको मॉडिफाई करना है, नहीं तो ये कुछ नहीं कर रहे। फंक्शंस की बात करें तो पहला सेल सिक्रीशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जीसी। सेल का सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन करता है, वो आपने अभी जस्ट देख लिया, वेसिकल में पैक करा ट्रांसफेज, और वो सेल के अंदर सेल के बाहर हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है। देखो कैसे, मटेरियल फ्रॉम ईआर, जो मटेरियल ईआर से आना है, चाहे लिपिड आए चाहे प्रोटीन आए, वो सिस फेस से जीसी के पास जाएगा, रिसीव करता है उसको, एंड इनका केमिकल मॉडिफिकेशन कराता है। केमिकल मॉडिफिकेशन में एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, देखना, प्रोटीन के साथ प्रोटीन रिएक्ट कर जाए कार्बोहाइड्रेट से, इससे कार्बोहाइड्रेट से ये जो रिएक्शन होती है, ये जो प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन। अगर याद हो तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड लिखा था, आउटर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है, जीसी। यही प्रोटीन आपका, प्रोटीन जब लिपिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये बना देता है ग्लाइकोलिपिड। ये भी आपने आउटर सरफेस पे बनाया था ग्लाइकोलिपिड। तो मटेरियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिंथेसाइज्ड बाय जीसी। कौन बनाता है, जीसी। फॉस्फोलिपिड क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय एसईआर। एसईआर लिपिड बनाया, उसको डिराइव्ड फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करा जीसी ने, एंड वो आपके सेल मेम्ब्रेन में जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का, सेल मेम्ब्रेन का रॉ मटेरियल है। तो समझ आ रही है, अब पूरा लिंक हो रहा है कहानी। ठीक है, तो ये केमिकल मॉडिफिकेशन करता है। एक एग्जांपल याद रखना है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का ये दो रिएक्शन याद रखना है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड,
ग्लाइको, हाँ प्रोटीन बनेगा, एंड प्रोटीन प्लस लिपिड तो ग्लाइको लिपिड बन जाता है, ठीक है। एंड नाउ ये मैच्योर वेसिकल्स के फॉर्म में ये केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, मैच्योर वेसिकल के फॉर्म में, या डिस्चार्ज वेसिकल जिसे हम कहते हैं, पिंग्ड ऑफ हो जाता है, छूट जाता है, कहां से? ट्रांसफेज से। अब ये ट्रांसफेज से क्या हो जाएगा, ये सेंड कर दिया जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल या इनसाइड ऑफ द सेल, जहां जरूरत होगी, सो दैट इसी मैकेनिज्म की वजह से मटेरियल लिया, उसको केमिकल मॉडिफाई करा, पैक करा, पिंग्स ऑफ करा, जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। जो मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रैफिक है उनको ये डायरेक्ट करता है, किधर? बड़े वाले मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। उनको कहाँ पे पहुंचाना है, कितना किधर पहुंचाना है, कितना किसको सेल के बाहर करना है, उन सबको ये डायरेक्ट करता है। कौन? जीसी। समझ आया? इसीलिए एक और इसका कॉमन नेम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस भी यही करता है कि भाई कि भीड़ को किधर छोड़ना है, किधर रोकना है। या फिर मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। ईआर ने बनाया, सेल मेम्ब्रेन को चाहिए, बीच में कौन आया? जीसी। उसको हम मॉडिफाई करेंगे। जैसे इंडिया है, पार्ट्स चाइना से मंगाया, इधर असेंबल करा, बेच दिया अमेरिका को, है ना। तो ये जस्ट मिडिल मैन है ना, बीच वाला काम करता है। ये वो बीच वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, ये अलग बीच वाला है, ठीक है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम अभी हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, है ना। ER प्लस GC इज इक्वल टू प्राइमरी लाइसोसोम। जो लाइसोसोम बनता है वो हमारा इसी से बनता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछली बार पीछे लिखवा भी दिया था, सारा मटेरियल यही बनाएगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कराता है। जब प्लांट सेल डिवाइड होती है तो बीच में सेल प्लेट बनती है, दैट इज ऑल्सो अ सेल वॉल मटेरियल, उसका भी फॉर्मेशन कराता है। इस टर्म से बहुत बार पूछा हुआ है। फ्रैग्मोप्लास्ट की सिंथेसिस कौन करता है? दैट इज द जीसी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। भाई साहब ये खतरनाक सवाल है, ये खतरनाक सवाल है। पहले तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब समझो। स्पर्मियो नहीं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस थोड़ा सा अलग टर्म है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, अब थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। हमारी बॉडी की कोई डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा, वो भी टेस्टिस में होता है, स्पर्म बनता है टेस्टिस में। मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, स्फेरिकल सेल्स बनती हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये अभी स्पर्म नहीं है, ये स्पर्म नहीं है। इनको बोला जाता है स्पर्मेटिड। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। अभी स्पर्म नहीं है ये। स्पर्म तो आपने ऐसा शेप देखा हुआ है, ऐसा कुछ स्पर्म बनता है ना, ये स्पर्म नहीं है। ये स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म, स्पर्म सेल में जब ये ट्रांसफॉर्म होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म, इसको हम स्पर्म बोलते हैं या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, है ना, मेल गैमीट बोलते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म होना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है ये समझना है। ये एक सेल है, ये क्या है? स्पर्मेटिड इज अ सेल। इसके पास वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जीसी भी होएगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जब कन्वर्जन होता है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटिड से ये स्पर्मेटोजोआ में जब कन्वर्जन होता है तो ये अपना पहले तो शेप चेंज करता है, ओवल शेप से ये इलोंगेटेड शेप, स्पिंडल शेप में कन्वर्ट होता है।
ऐसा जब हम स्पर्म का सेल ऐसे टेल बना लेते हैं, है ना, तो यहाँ जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी एक स्पेसिफिक रीजन में अरेंजमेंट होता है। जो जीसी का कंटेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो कंटेंट है, दैट आर अरेंज्ड एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस यहां अरेंज होता है, न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पॉपुलेशन सारा यहां आ जाता है मिडिल पीस में, और ये जो हिस्सा आता है इधर प्रेजेंट होता है सारा जीसी। और इस स्ट्रक्चर को, स्पर्म के इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ जीसी ऑफ स्पर्मेटिड सेल। स्पर्मेटिड का सारा जीसी लाइसोसोम इसी रीजन में आके एक्युमुलेट हो जाए, जिस हिस्से में ये इधर टिप वाले हिस्से पे आके एक्युमुलेट होता है उसको बोला जाता है एक्रोसोम। ठीक है, तो ये जो स्पर्मियो अपना है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन, तो ये जो इलोंगेटेड या स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये एक्रोसोम बन रहा है, मिडिल पीस बन रहा है। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है उसमें एक्चुअली क्या है, ये जीसी का ही काम है। जीसी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। समझ आ गई बात, है ना? इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है वो हमारा जीसी ही करता है। ठीक है, तो ये जीसी का फंक्शन खत्म, जीसी की कहानी खत्म। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपका लाइसोसोम। धन्यवाद।